साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बलजीत यादव एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं विजन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था ओंकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे। इस इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसी के जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, वो आज हम इस क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि ओंकोलॉजी के अंदर लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ। एक हमने पढ़ा था बिनाइन ट्यूमर और एक पढ़ा होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। अब एक बार आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बिनाइन का मतलब होता है वो ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलती है, ऐसे ट्यूमर को आप बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन वो ट्यूमर जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाती हैं, ऐसी ट्यूमर्स को आप मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस थे, तो आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। इनके अंदर स्प्रेड होती है या इनके अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है, मेटास्टेसिस पाया जाता है, मेटास्टेसिस। साथियों एक चीज सुनना, इस प्रोसेस के तहत, इस मेटास्टेसिस प्रोसेस की जो नेचर है, इसी के प्रेजेंट होने की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है। सपोज करो आपको लंग्स कैंसर हुआ है तो वो अदर बॉडी के ऑर्गन्स के पास फैल जाए, बोन के पास चला जाए, लीवर के पास चला जाए, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस हो गया उस कैंसर का। अब यहाँ पे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये दो टाइप की हो सकती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कितने टाइप की हो सकती हैं? दो टाइप की। आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है सार्कोमा और एक होती है सार्कोमा और एक होती है कार्सिनोमा। सार्कोमा और कार्सिनोमा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सार्कोमा और कार्सिनोमा यानी कोई भी कैंसर होता है उसके अंदर आप लोग ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको और आप पहचान कर लेंगे। जो बिनाइन ट्यूमर होती हैं इनके अंदर पीछे OMA लगा मिलता है, OMA। जिस भी कैंसर के अंदर, जिस भी कैंसर की कोई भी आपको जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दूं, लाइपोमा, यानी ये पीछे क्या लगा हुआ है, OMA लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वो कैंसर जिनके अंदर पीछे OMA लगा होता है ये इंडिकेट करता है, बिनाइन ट्यूमर को इंडिकेट करता है। और ये लाइपो वर्ड है, आगे वाला वर्ड है किस पार्ट में कैंसर है उसको इंडिकेट करता है। यानी फैटी टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर लाइपोमा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग एक चीज कह सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर में पीछे OMA लगा मिलेगा, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पीछे या तो सार्कोमा लगा मिलेगा या कार्सिनोमा लगा मिलेगा। सार्कोमा किस में लगता है आपसे अगर पूछा जाए, सार्कोमा का मतलब होता है मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। मैलिग्नेंट कैंसर कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट कैंसर है वो सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज नोन एज कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? कार्सिनोमा कहेंगे। अब इनके पीछे कैसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप कैसे पहचानेंगे, ये मैं थोड़ी देर के बाद जब कैंसर का नेम्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस समय आपको एग्जाम्पल दूंगा और उससे आपको पता लग जाएगा। अभी तक आप लोग इतनी चीज याद रखें कि कैंसर दो प्रकार की हो सकती है नेचर के आधार पे, एक बिनाइन ट्यूमर और एक दूसरी आप कह सकते हो मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में पीछे OMA लगा मिलता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में पीछे क्या लगा मिलता है? सार्कोमा और कार्सिनोमा लगा मिलता है। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू की मैलिग्नेंट कैंसर होती है और कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू की मैलिग्नेंट कैंसर होती है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत बड़े मेजर डिफरेंस है, टाइप्स हैं ये मैलिग्नेंट के। अब आगे मैं नेक्स्ट चीज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं
कि जो मैलिग्नेंट कैंसर है, ये दोनों ही मैलिग्नेंट कैंसर है, इनके अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है, मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस क्या है? एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है। जब ये फैलती है तो इसको इन्वेजन भी बोल देते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटास्टेसिस क्या होता है, इन्वेजन का क्या होता है, और मेटास्टेसिस के रास्ते क्या होते हैं। तो चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। यानी मेटास्टेसिस और इन्वेजन किसका फीचर है? मैलिग्नेंट कैंसर का फीचर है। अब ये टर्मिनोलॉजी के रूप में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब आप क्या समझते हो? देखो एक बार देखना, मान लीजिए ये कोई कैंसर डेवलप हो गया। अगर ये कैंसर मैलिग्नेंट है तो ये क्या करता है? अपने जो सराउंडिंग टिश्यू हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर होती है, और जैसे ही रप्चर होगी तो जो सराउंडिंग टिश्यू होंगे उनको इन्वेड कर देगी, उनको अफेक्ट करने लग जाएगी। कैंसर की ये कैपेसिटी इन्वेजन के नाम से जानी जाती है, और इसको लोकल इन्वेजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल इन्वेजन, यानी सराउंडिंग टिश्यू को ये अफेक्ट करती है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो आप लोग बोले इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर इनटू सराउंडिंग टिश्यू। देखो क्वेश्चन आ जाता है, ए पेशेंट एडमिट इन योर डिपार्टमेंट, इस डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है, इन विच इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर इन सराउंडिंग टिश्यू, दैट कंडीशन इज नोन एज इन्वेजन, मेटास्टेसिस, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इन्वेजन आ जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग कह सकते हैं, नेक्स्ट आप लोग बोल सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर नेवर इन्वेड, बिनाइन ट्यूमर नेवर इन्वेड बिकॉज कैप्सुलेटेड। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास के अंदर कि बिनाइन ट्यूमर में ये फीचर नहीं पाया जाता है। कौन सा फीचर? इन्वेजन का फीचर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर बिनाइन ट्यूमर का फीचर नहीं है, या इनमें से कौन सा फीचर बिनाइन ट्यूमर का फीचर है एक्सेप्ट। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्वेजन जब आपको मिले तो आप समझ जाना इन्वेजन बिनाइन ट्यूमर का नहीं है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिनाइन ट्यूमर के अंदर इन्वेजन क्यों नहीं पाया जाता है, वो दूसरी सेल्स को क्यों प्रभावित नहीं करती हैं। तो आप लोग कहेंगे कि उसके चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है, और ये कैप्सूल के कारण, इस कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वेड नहीं करती है। लेकिन वही मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर ये कैप्सूल नहीं पाया जाता, नॉन कैप्सुलेटेड होती है, इसलिए वहां पे इन्वेजन देखने को मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप लोग यहां से बोल सकते हैं कि ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू बिकॉज ये क्या होती हैं? बिकॉज नॉन कैप्सुलेटेड होती हैं। ये बहुत बड़ा आपका क्या है? डिफरेंस है कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड का। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग कह सकते हैं कि जो ये इन्वेजन है ये क्यों पाया जाता है, इसके लिए कौन जरूरी होता है। एक नोट लगा के आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 40% लेस कैल्शियम कंटेंट ड्यू टू लेस कैल्शियम कंटेंट जो आपके मैलिग्नेंट कैंसर होती हैं इनके अंदर कैल्शियम कंटेंट 40% कम होता है, और ड्यू टू लेस कैल्शियम these cell easily
डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं कैल्शियम कम होने की वजह से, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लैक ऑफ एडहेसिवनेस, लैक ऑफ एडहेसिव, लैक ऑफ एडहेसिवनेस बोलते हैं इस चीज को। तो आप कहेंगे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके अंदर क्या पाया जाता है, लैक ऑफ एडहेसिवनेस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट 40% कम होते हैं, और जब लैक ऑफ एडहेसिवनेस देखने को मिलेगी तो ये क्या हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेजन, दूसरी जगह पे चली जाएंगी, इन्वेजन हो जाएंगी, आपस में एक जगह इकट्ठी नहीं रहेंगी, इसलिए इन्वेजन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। साथियों आपने देखा होगा मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ मेटास्टेसिस का मतलब है वो रास्ता जिसके द्वारा कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती हैं, ऐसे रास्ते को मेटास्टेसिस बोला जाता है ओंकोलॉजी के अंदर मेडिकल टर्म के रूप में। तो आप कहेंगे, यहाँ पे मैं डेफिनेशन इसकी बताऊं आप लोगों को कि मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है। इट मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर, या आप लोग कह सकते हैं इट मीन्स इट इज ए वे, इट इज ए वे in which malignant cancer spread to distant organ of body, ये ऐसा रास्ता है। मेटास्टेसिस इज ए प्रोसेस या मेटास्टेसिस इज ए वे, एक ऐसा रास्ता है इन विच मैलिग्नेंट कैंसर स्प्रेड डिस्टेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, दूसरे ऑर्गन तक कैंसर पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओनली मैलिग्नेंट कैंसर ही कैपेबल होती है। इसके बाद आप कह सकते हैं रूट ऑफ मेटास्टेसिस, कौन कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस कैंसर की स्प्रेडिंग कौन कौन से रास्तों से होती है। रूट की अगर बात करें तो पहला रूट होता है बाई लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है उसके द्वारा कैंसर फैल जाती है। हर एक ऑर्गन के पास लिम्फेटिक सप्लाई प्रेजेंट होती है और वहां से कैंसर के स्प्रेड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आप कहेंगे मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर, तो आप कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा फैलती है। तो मोस्ट कॉमन रूट माना जाता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर के फैलने का मोस्ट कॉमन रूट क्या माना जाता है, लिम्फेटिक रूट माना जाता है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये चीज भी अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना जाता है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। इसके बाद है सेकंड रूट की अगर बात करें तो होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपको पता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में इनफिल्ट्रेट हो जाना, इन्वेड हो जाना, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। और ये क्यों होता है, तो आप कहेंगे ड्यू टू इंक्रीज कैपिलर परमिएबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो कैंसर सेल, एक बार मेरे इसके हैंड्स के मूवमेंट की ओर देखना, मान लीजिए क्या है आपका कैंसर सेल है। इन कैंसर सेल के अंदर कैल्शियम अगर कम पाया जाता है, नॉर्मल सेल की तुलना में कम हो जाता है, और कैल्शियम कम होने से आपस में इनके अंदर लैक ऑफ एडेसिवनेस पाया जाता है। तो जब लैक ऑफ एडेसिवनेस होगा तो ये इस तरह से हो जाएंगे। इन कैंसर सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर
जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो अंदर का मटेरियल है कैंसर सेल का साइटोप्लाज्म वो निकल निकल के बाहर इन्वेड होने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, और नॉर्मल टिश्यू को अफेक्ट करने लग जाएगा, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा अगर कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों को मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद है बाई दी ब्लड, ब्लड के द्वारा भी मेटास्टेसिस होता है, ब्लड के द्वारा भी डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, इसी तरह से ब्लड के द्वारा कैंसर का भी स्प्रेडिंग हो जाता है। आप कहेंगे सार्कोमा, जो सार्कोमा होती हैं, सार्कोमा मेटास्टेसाइज बाई ब्लड। जितनी सार्कोमा है, सार्कोमा मोस्ट कॉमनली ब्लड के द्वारा मेटास्टेसाइज होती हैं, लेकिन जो एपिथेलियम टिश्यू है या जिसको आप कहेंगे कार्सिनोमा जो होती हैं वो ज़्यादा लिम्फेटिक के द्वारा फैलती हैं। लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर, तो लिम्फेटिक ही बोलेंगे आप, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट ब्लड के द्वारा भी होगी और ब्लड में ज़्यादा सार्कोमा फैलती है। इसके बाद फोर्थ है बाई नेचुरल पासेज। भाई नेचुरल पासेज का मतलब ये है नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा, जैसे कोई सपोज करो एक ऑर्गन है, एक आपका सिस्टम है, उसमें कोई कैंसर हो गया, जैसे जीआई सिस्टम में कोई कैंसर हुआ तो वो कैंसर जीआई के ऑर्गन के पास ही फैल जाए, तो इसको आप लोग बोलते हैं नेचुरल पासेज, कि अपने रीजनल मेटास्टेसिस हो रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक एग्जाम्पल दूं कि ईसोफेगस का कैंसर था, ईसोफेगस का कैंसर था और वो कहाँ पे चला गया, वो आपका स्प्रेड हो गया स्टोमच कैंसर, और स्टोमक कैंसर लीड कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल पासेज है, क्योंकि ईसोफेगस के बाद स्टोमक आएगा, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, तो वहां तक सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्या हो गया, इसका पासेज हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, स्प्रेडिंग हो गया, नेचुरल पासेज। इसके अलावा आप कह सकते हैं इनोकुलेशन, 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 या इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो इनोकुलेशन और ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है, मैं अब लिखूंगा नहीं, आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो इट मीन्स जैसे कई बार कोई सर्जन है, आजकल नहीं पहले के टाइम में ऐसा देखने को मिलता था, कई बार सर्जन ग्लव्स वगैरह चेंज नहीं कर पाता था या किसी भी कारणवश, तो सर्जन के ग्लव्स के ऊपर या हाथों पे कोई, जैसे किसी का सर्जरी किया कैंसर पेशेंट का, या फिर इंस्ट्रूमेंट, उन इंस्ट्रूमेंट में कोई कैंसर सेल का टिश्यू फंसा रह गया और उसको फिर दूसरे पेशेंट के पास सर्जरी करने गया, वहां पे जब उसको सर्जरी प्रोसीजर के दौरान कट वट लगाए, स्किन को टाई अप किया होगा, होल्ड किया होगा, तो उस दौरान वो सेल और टिश्यू निकल के उसके अंदर चिपक गए, यानी उनका ट्रांसप्लांटेशन हो गया। सर्जन के द्वारा कई बार कैंसर्स हैं वो किसी दूसरे पेशेंट को इम्प्लांट कर दी जाती है सेल और टिश्यू सर्जरी के दौरान, उनको अनइंटेंशनली पता नहीं होता, ये रूट आपका कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग कह सकते हैं ट्रांसकोइलेमिक। ट्रांसकोइलेमिक का मतलब होता है कि बॉडी कैविटी के द्वारा, कोइलेमिक, बॉडी कैविटी के द्वारा जो कैंसर है वो स्प्रेड हो जाती है। जैसे ट्यूमर स्टोमक का था, उसके बाद पेरिटोनियल कैविटी में चला गया, फिर ओवेरी के अंदर चला गया, तो ये ट्रांसकोइलिक ट्रांसमिशन हो रहा है। ये थे आपके रूट। और रूट के अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, मैंने 1 बाय 1 डिस्कस भी किया है कि मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस, तो आप लोग बताना, समझ गए होंगे सबसे ज्यादा टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, यानी मेटास्टेसिस कौन से ऑर्गन में ज्यादा होता है, तो आप लोग कहेंगे लंग्स के अंदर। कहीं का भी कैंसर हो, लंग्स में स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद आप कहेंगे जो कैंसर ऑफ जीआईटी है, कैंसर ऑफ जीआईटी, कैंसर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो मेनली मेटास्टेसाइज होती हैं किसके द्वारा,
मेटास्टेसाइज बाय पोर्टल वेन, ये भी याद रखें, पोर्टल वेन। और जब पोर्टल वेन से मेटास्टेसाइज होती हैं तो वो हमेशा किस में चली जाती हैं, पोर्टल वेन इनटू लीवर। यानी दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आपका कैंसर जीआईटी सिस्टम का है तो जीआईटी सिस्टम से मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं दे, मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस बोले, तब आप लंग्स बोल के चलेंगे। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस रूट मैंने बता दिया, लिम्फेटिक रूट है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं मैं नेम ऑफ ट्यूमर्स। आप लोगों ने देखा होगा एक साइड आप लोग नेम ऑफ ट्यूमर लिखेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो मैं इस साइड आप लोगों का टिश्यू का नाम लिख देता हूं कि कौन से टिश्यू में कैंसर है। एक साइड में टिश्यू लिख देता हूं, परीक्षा में आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिनाइन ट्यूमर, कौन से टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर को क्या बोलेंगे। और एक साइड लिख देता हूं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिनाइन ट्यूमर में पीछे OMA लगा मिलेगा और मैलिग्नेंट ट्यूमर में पीछे सार्कोमा और कार्सिनोमा लगा हुआ मिलेगा। कैसे, आप लोग अभी देखें। चलो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम टिश्यू में आप लोग देखना, जो एपिथेलियम टिश्यू है इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आप बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्क्वेमस एपिथेलियम। एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और तीसरा होता है बच्चों दैट इज, जिसको आप लीवर सेल भी बोल देते हैं, लीवर सेल। अब इनके अंदर अगर बिनाइन ट्यूमर होगा स्क्वेमस एपिथेलियम का तो उसको आप लोग बोलेंगे स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन का पार्ट होती है, तो स्किन के अंदर कैंसर है तो इसको आप लोग बोलेंगे स्क्वेमस पैपिलोमा, स्क्वेमस पैपिलोमा, पैपिलोमा। अब पीछे OMA लगा है तो OMA है तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्क्वेमस या स्किन या स्क्वेमस एपिथेलियम। यही आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैपिलोमा, तो आप लोग कहेंगे इट इज ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसका अगर आपको मैलिग्नेंट कैंसर होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यस और नो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्योंकि आप लोगों को पता था कि एपिथेलियम टिश्यू में पीछे क्या लगा मिलेगा, कार्सिनोमा। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इन ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर जो कैंसर होता है बिनाइन कैंसर, ग्लैंडुलर टिश्यू को एडिनोमा के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे, एडिनोमा। तो आप लोग ध्यान रखें, एडिनोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये बॉडी के अंदर बहुत जगह पे पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं, एल्वियोलाई में पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। तो जहां पे भी ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे और उनमें बिनाइन ट्यूमर होगा तो वो एडिनोमा बोला जाएगा, एडिनोमा। यानी एडिना वर्ड है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, पीछे OMA लगा मिला है। उसके बाद अगर मैलिग्नेंट कैंसर होगी ग्लैंडुलर टिश्यू में तो हम इसको एडेनो कार्सिनोमा के नाम से जानेंगे, एडेनो कार्सिनोमा। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, जब लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर भी ग्लैंडुलर टिश्यू ही पाए जाते हैं तो इसको आप लोग हिपेटोसेलुलर बोल देंगे। सिर्फ यही है डिफरेंस, हिपेटोसेलुलर, सेलुलर एडेनोमा। क्योंकि मैंने बताया था कि लीवर के अंदर भी कैसे टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, लेकिन लीवर सेल को हिपेटिक सेल बोल देते हैं तो हिपेटोसेलुलर एडिनोमा बोल देंगे। और यहाँ पे आप लोग बोलेंगे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरे टाइप के जो टिश्यू होते हैं इनको आप लोग बोलना दैट इज जैसे मीजेंकाइमल टिश्यू, यानी
मैं कह सकता हूं कनेक्टिव प्लस मस्कुलर टिश्यू। अगर कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू में कैंसर होता है तो बिनाइन कैंसर को क्या बोलेंगे और मैलिग्नेंट कैंसर को क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख लेना, इनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। आपने सुना होगा ब्लड के अंदर, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, आप लोग पढ़ सकते हैं ब्लड वाले चैप्टर से, मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के अंदर बिनाइन ट्यूमर नहीं पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखें, ब्लड के अंदर बिनाइन ट्यूमर नहीं पाया जाता है। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर पाया जाता है ब्लड में, जिसको क्या नाम बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, इनमें जब आपका बिनाइन ट्यूमर होता है तो कोंड्रोमा के नाम से जाना जाता है। कोंड्रोमा का मतलब होता है कोंड्रोवर्ड कार्टिलेज और ओएमए बिनाइन ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज कोंड्रोमा। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कोंड्रोसार्कोमा, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो आप कहेंगे कोंड्रोसार्कोमा। और कोंड्रोसार्कोमा जैसे ही लिखा मिलेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोंड्रोसार्कोमा, तो आप कहेंगे कोंड्रो का मतलब कार्टिलेज, सार्कोमा का मतलब मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ कार्टिलेज, एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद है बोन के अंदर जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको ओस्टियोब्लास्टोमा बोलते हैं, ब्लास्टोमा या ओस्टियोमा भी बोल देते हैं। लेकिन जब इनके अंदर कैंसर होगा मैलिग्नेंट, तब इसको आप लोग बोलेंगे ओस्टियोसार्कोमा। ओनली सार्कोमा लगा है क्योंकि बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आ रही है, पीछे सार्कोमा लगा मिलेगा सबको, कनेक्टिव टिश्यू होगा तो। स्मूथ मसल्स, अब आती है मसल्स। मैंने कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू आपको ऊपर हेडिंग लिखा था, तो स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनके अंदर भी कैंसर होता है, बिनाइन कैंसर, तो उसको आप लोग वर्ड बोलते हैं लियोमायोमा। और लियोमायोमा का मतलब होता है बच्चों बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स। अलग अलग मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्मूथ के ऊपर अपना वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, स्केलेटल मसल्स पे वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। जो स्मूथ मसल्स का मैलिग्नेंट कैंसर होगा उसको आप लोग बोलेंगे लियोमायोसार्कोमा। लियो का मतलब स्मूथ मसल्स, मायो का मतलब मसल्स, और सार्कोमा का मतलब कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर। इसके बाद आपका आता है स्केलेटल मसल्स। सेकंड है स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के अंदर जो बिनाइन ट्यूमर है इसको आप बोलते हैं रैब्डो वर्ड बोलते हैं, रैब्डोमायोमा। रैब्डो का मतलब स्केलेटल, मायो का मतलब मसल्स, ओएमए का मतलब बिनाइन ट्यूमर। यहां पे क्या बोलेंगे, रैब्डोमायोसार्कोमा। तो आप लोगों को अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा सभी, चाहे कुछ भी लिख दें आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हैं। लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स, इनमें अगर बिनाइन कैंसर होता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ एंजियोमा वेसल्स का कैंसर होता है, एंजियोमा, बिनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ वेसल्स। और यहां पे क्या बोलेंगे, लिम्फ एंजियो सार्कोमा। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। एडिपोज टिश्यू का भी मैंने बता दिया था, एडिपोज का बिनाइन ट्यूमर आपका लाइपोमा के नाम से या लिपोमा के नाम से जानते हैं, और मैलिग्नेंट कैंसर को क्या बोलते हैं, लिपोसार्कोमा या लाइपोसार्कोमा। तो आप लोगों को ये सारे मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिए हैं, कब मायोमा लगता है, कब सार्कोमा लगता है, कब कार्सिनोमा लगता है। आप लोग इनको समझ जाएंगे जब भी एग्जाम में आएगा, आई होप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला जो हमारा पार्ट है वो है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। आप लोगों ने सुना भी होगा
ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, कैंसर को ग्रेड देना, फर्स्ट ग्रेड कैंसर है, सेकंड ग्रेड कैंसर है। जो कैंसर की ग्रेडिंग है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैंसर के ऊपर दिया जाता है कि कैंसर का साइज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ही ग्रेड ज्यादा देते जाएंगे। यानी कैंसर जो ग्रेडिंग है वो इम्प्लाइज अबाउट सेलुलर ग्रोथ, किसके ऊपर दी जाती है? ये सेलुलर ग्रोथ के आधार पे कैंसर की ग्रेड दी जाती है, ग्रोथ कितनी है। और ग्रोथ देखने के लिए आप लोग एक फीचर देखते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेजिया। और डिस्प्लेजिया मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सेल्स के, अगर नॉर्मल सेल्स को छोड़ के किसी सेल के अंदर जब डिस्प्लेजिया डेवलप होता है तो इसके अंदर उस सेल का साइज, शेप, कलर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ये सब चेंज होने लग जाते हैं, तो इसको डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अब ग्रेडिंग के अंदर इसकी जो ग्रेड होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इस डिस्प्लेजिया को याद रखेंगे आप लोग। ग्रेड जो फर्स्ट होती है, ग्रेड फर्स्ट, इसके अंदर आपको माइल्ड डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया। लेकिन जो आपकी ग्रेड सेकंड होती है इसके अंदर आपको मॉडरेट डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। ग्रेड थर्ड के अंदर आप लोगों को सीवियर डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। और ग्रेड फोर्थ के अंदर आप लोगों को एनाप्लेजिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लोग इस ग्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है स्टेज ऑफ कैंसर। स्टेज ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो स्टेज ऑफ कैंसर हमेशा डिपेंड करती हैं या जोर देती हैं किस बात के ऊपर? स्टेज में कैसे बांटा जाता है कैंसर को? तो आप लोग बोलना एक्सटेंड ऑफ कैंसर, कैंसर कहां तक एक्सटेंड हुई है, फैली है, इस आधार पे कैंसर की स्टेज देते हैं, कौन से ऑर्गन को जाके अफेक्ट कर दिया है। और स्टेज देने के लिए हम टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टीएनएम बोले तो ट्यूमर देखते हैं, नोड ट्यूमर का साइज देखते हैं, नोड का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं और मेटास्टेसिस देखते हैं। इन तीन चीजों के आधार पे फिर हम ट्यूमर का टीएनएम करते हैं और ट्यूमर की स्टेज के अंदर हम बांट देते हैं। ये था आपका कुछ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आप लोगों से मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज आप लोग यहाँ पे देखें, जो स्टेज फर्स्ट होती है, यहाँ पे एक बार देखना आप लोग स्टेज फर्स्ट। इस स्टेज फर्स्ट के अंदर आप लोग देखेंगे, क्योंकि टीएनएम के आधार पे देते हैं, तो स्टेज फर्स्ट में टी आपका 1 होता है, एन 0 होता है और एम 0 होता है। T1 का मतलब यहाँ पे ट्यूमर साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस भी नहीं हुआ है। इसके बाद स्टेज सेकंड की अगर बात करूं मैं, स्टेज सेकंड के अंदर आपको T2 देखने को मिलता है, ट्यूमर का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है, एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन M0 मेटास्टेसिस नहीं होता है, स्टेज अभी भी फैली नहीं है कैंसर। स्टेज थर्ड के अंदर T3 हो जाता है, N2 हो जाता है और M1 हो जाता है, M1 हो जाता है। M1 का मतलब होता है लोकल स्प्रेड हो रहा है, लोकल मेटास्टेसिस हो रहा है। मेटास्टेसिस कैसा है? लोकल है। स्टेज फोर्थ की बात करें, स्टेज फोर्थ में तो यहाँ पे T4, N3 और M1 देखने को मिलता है, यानी M2 देखने को मिलता है। इसको आप लोग बोलते हैं दैट इज रीजनल मेटास्टेसिस। रीजनल मेटास्टेसिस यानी जिस सिस्टम में कैंसर हुआ है उसी के ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। जीआई में हुआ है तो जीआई के ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, कहीं रेस्पिरेटरी में हुआ है तो रेस्पिरेटरी के ऑर्गन को। ये रीजनल मेटास्टेसिस है। स्टेज 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा T4, N3 और M3 ये सब पाए जाते हैं, दैट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस का मतलब होता है लंग्स कैंसर हुआ था और जाके बोन में कैंसर कोज कर दिया, दैट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ये था आपका कैंसर का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया, टीएनएम क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में। इसके बाद आता है आपका वार्निंग साइन, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। और वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा CAUTION,
सी का मतलब होता है चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट, बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट। ए का मतलब होता है ए सोर दैट डज नॉट हील, दैट डज नॉट हील। यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। टी का मतलब होता है थिकनिंग या लंपिंग हो जाना किसी पार्ट के अंदर। आई का मतलब होता है इनडाइजेशन हो जाना। और ओ का मतलब होता है ओबियस चेंज इन वार्ट एंड मोल, ओबियस चेंज इन वार्ट एंड मोल, स्किन के ऊपर किसी प्रकार की छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं, मोल्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती हैं। और एन का मतलब होता है कि नेजिंग कफ, बहुत ज्यादा नेजिंग कफ रहता है, होर्सनेस रहता है। इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई दें तो आप लोग कह सकते हैं ये कैंसर के वार्निंग साइन हो सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद कैंसर का इंट्रोडक्शन और नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम 1 बाय 1 डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पढ़ेंगे। फिर डायग्नोसिस के बाद हम 1 बाय 1 ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कैंसर का, जिसके अंतर्गत आप रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर 1 बाय 1 एक एक कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।